और आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए फुल मॉक टेस्ट। ठीक है, मॉडल सेट भी कह सकते हैं, फुल मॉक टेस्ट भी आप कह सकते हैं। सेम टू सेम इसी तरीके के आपको जो है एग्जाम हॉल में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये मॉडल सेट जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है यदि आप एग्जाम 2025 में देने वाले हैं। तो ठीक है, जिस तरीके से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे रीजनिंग हो गया तो रीजनिंग में 30 प्रश्न पूछा जाएगा, तो 30 रीजनिंग कराऊंगा। साइंस के आपके 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो यहाँ पे 25 साइंस कराऊंगा। 20 जीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे, 20 इस क्लास में आपको जीके मिलेगा, और 25 आपके मैथ पूछे जाएंगे, तो मैथ को हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो आप जो है इस तरीके से फुल मॉडल सेट आप कह सकते हैं आपको जो है यहाँ पे फुल टू फुल प्रोवाइड होने वाला है। तो अच्छे तरीके से यदि आप इस क्लास को देख लेते हैं तो मेरा मानना है कि एग्जाम का आइडिया आपको बेहतर तरीके से लग जाएगा, और इस क्लास से 100% है कि सीधा प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जो भी मैं क्लास आपका करा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपका ये चौथा क्लास है, इसके पहले हम लोगों ने 3 क्लास को कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, मॉडल सेट को 3 मॉडल सेट आपके करा दिया हूँ मैं। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप लोग जाइए, चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें तीनों ही क्लास आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बेहतर तरीके से उसको आप लोग कर सकते हैं और बेहतर स्कोर आप लोग प्राप्त कर सकते हैं अगर सिलेक्शन लेना है तो, क्योंकि ये क्लास जो है आपको सिलेक्शन दिलाने वाली क्लास है और डेली ही प्रोवाइड होगा। ठीक है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस तरीके के क्लास को जो भी मेरे दोस्त जो है अब तक लाइक नहीं किए हैं, ठीक है, तो प्लीज इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो है हर एक क्लास की नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। और मेरे जो है जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को डेली चाहते हैं कि डेली क्लास प्रोवाइड है, तो इसको अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अब चलिएगा पहला जो है साइंस के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, फिर रीजनिंग के प्रश्नों को देखते हैं। कह रहा है कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो प्यूटरियोटिक ग्रंथि को जो है यहाँ पे आपको याद रखना है, प्यूटरियोटिक ग्रंथि को जो है मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। दूसरे प्रश्न का उत्तर बताना है। जैसे कि मैंने आप लोगों को हमेशा भी बताया है कि दूसरे का बी हो रहा है कि ए हो रहा है कि सी हो रहा है, इस तरीके से आपको जो है कमेंट बॉक्स में आपके उत्तर आने चाहिए। ठीक है, जो टेस्ट देगा, हमेशा जो टेस्ट देगा उसका स्कोर और जो केवल वीडियो को देखेंगे उसका स्कोर, बहुत का अंतर आएगा। तो ये मैंने आपको पहले भी क्लास में समझा दिया है इस तरीके के फायदे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम हॉल में कोई आपको बताने वाला नहीं होगा, तो यहाँ पे जो है आप अपने मन से प्रश्नों को सॉल्व कीजिए, जो नहीं आता है उसको नोट कीजिए। ठीक है, तो ये जो है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो B12 जो है आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। सारे ही प्रश्न आज के बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कह रहा है कि विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोच्च चालक कौन है। विद्युत और ऊष्मा का सर्वोच्च चालक कौन है, बताने की कोशिश कीजिएगा कि तीसरे का राइट उत्तर क्या होने वाला है। बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए साइंस के। ये साइंस के 25 ही प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में देगा, परंतु 25 में 25 यदि आप लाना चाहते हैं तो आप बेहतर तरीके से डेली क्लास ज्वाइन कीजिए। तो चांदी जो है आपका जो है विद्युत और ऊष्मा का सबसे जो है सर्वोच्चतम चालक होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। मानव मस्तिष्क का वजन कितना है आपको ये बताना है। तो 5वें का जो है राइट उत्तर होगा जो है 37 डिग्री। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि पित्त किस अंग में पाया जाता है। पित्त जो होता है वो किस अंग में पाया जाता है, बताइएगा। तो पित्त जो है आपको याद रखना है कि ये पित्ताशय में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल आपके राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते चलेंगे। यहाँ पे जीके और साइंस के प्रश्नों में टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि मैथ और जो है रीजनिंग में यहाँ पे टाइम लगने वाला है। सॉल्व करने वाला प्रश्न वही है, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होता है। जो सौर ऊर्जा है ये किससे प्राप्त होता है। सबसे ये सरल प्रश्न कह सकते हैं, सभी के उत्तर यहाँ पे 100% आने चाहिए, कोई भी गलती नहीं करेगा इस प्रश्न में, क्योंकि ये सबसे हलवा प्रश्न यहाँ पे होने वाला है। तो आपका राइट उत्तर क्या बनेगा, सूर्य से सौर ऊर्जा हमको प्राप्त होता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि सिगरेट लाइट कौन सी गैस भरी जाती है। जो सिगरेट लाइट है उसमें कौन सी गैस भरी होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो बताइएगा कि 8वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या होने वाला है। सिगरेट लाइट में कौन सी गैस भरी जाती है, बताइएगा। सभी लोग मेरे दोस्त जो देख रहे हैं वो बताने की कोशिश करेंगे, तो आपका उत्तर आएगा ब्यूटेन। ब्यूटेन गैस भरा जाता है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है। बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है। आज के सारे ही प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इस क्लास को नोट जरूर कर लीजिएगा एक जगह कभी किसी कॉपी में। तो आपके उत्तर आएगा एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, किसे क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। किसे
क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतर है किसे क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट उत्तर आएगा पारा को जो है क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि विद्युत बल्ब का तंतु मतलब फिलामेंट जो होता है वो किसका बना होता है? ये आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, बताइएगा। ये पूछा हुआ है कि विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है फिलामेंट वो किसका बना होता है? तो आपको यहाँ पे याद रखना है टंगस्टन का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि विद्युत आवेश का जो है मात्रक क्या है? विद्युत आवेश के मात्रक क्या है ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो 13 का राइट उत्तर होगा कुलम्ब, ठीक है। कुलम्ब जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि पालक के पत्ते में क्या पाया जाता है? पालक के पत्ते में क्या पाया जाता है? बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है आपके एग्जाम हॉल के लिए। और ये जो है यहाँ पे आपको याद रखना है, आयरन मौजूद होता है पालक के पत्ते में। ये बहुत बार एग्जाम हॉल में पूछा गया प्रश्न है। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश जो तंतु होता है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, ये आपको बताना है। बताइएगा कि प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, निम्न में से कौन सा रंग प्राथमिक रंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा रंग है जो प्राथमिक रंग नहीं है? बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या होने वाला है। तो आपका राइट उत्तर आएगा ये जो है काला रंग जो है प्राथमिक रंग नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है ये आपको यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें से बहुत सारे लड़के को जो है यहाँ पे मालूम नहीं होगा, ये नपुंसकता जो है बीमारी होती है ये विटामिन ई की कमी से होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपको राइट करना था। अब जो है यहाँ पे बताना है कि विटामिन जो है किसकी कमी से, विटामिन कौन सी कमी हो जाए तो बेरी बेरी रोग होती है, ये सबका जो है कमेंट बॉक्स में उत्तर आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि जब टिकिया काटती है, चींटियां काटती हैं तो कौन सा अम्ल छोड़ती हैं? जो चींटी होती है, ठीक है, वो काटती हैं तो कौन से अम्ल जो है छोड़ती हैं ये आपको बताना है। मतलब चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, इस तरीके से प्रश्न आपको यहाँ पे मालूम होगा। तो फार्मिक अम्ल जो है उनके जो है डंक में होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि शरीर में ऊर्जा प्राप्त करने का जो है सबसे अच्छा स्रोत क्या है? शरीर में ऊर्जा प्राप्त करने का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? बताइएगा। 19 नंबर के जो है राइट उत्तर क्या हो जाएगा? तो ग्लूकोज जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है यहाँ पे कि लाल सड़न रोग किसमें होता है? लाल सड़न रोग जो है किसमें होता है? बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। 20 नंबर का राइट उत्तर यहाँ पे आपका क्या आएगा? तो गन्ना होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, संसार का सबसे बड़ा जो है पुष्प कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो आपका उत्तर क्या आएगा? तो ये जो है रेफलिसिया है, ठीक है। रेफलिसिया जो है आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि सोने का लेटिन नाम क्या है? सोने का जो है लेटिन नाम आपसे पूछा गया है, तो बताइएगा कि सोने का जो है लेटिन नाम क्या है? तो आपका उत्तर यहाँ पे क्या बनेगा? ओरम होता है, ठीक है। ओरम जो है आपके राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जल का बर्फ में बदलना किस प्रकार का जो है परिवर्तन है? तो देखिए जल का जो है बर्फ में परिवर्तन होना ये आपका कौन सा होगा? तो ये आपका भौतिक परिवर्तन होगा, क्योंकि देखिए जल से बर्फ बनेगा, बर्फ से फिर जल बन जाएगा, तो इसको जो है भौतिक परिवर्तन बोला जाता है। रासायनिक परिवर्तन जो कभी भी एक से बदलने पर दूसरा वाला कभी भी नहीं होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है कि जो है फूलों के रस और जो है शहद में पाई जाने वाली जो है शर्करा कौन सी है? अब बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो फ्रुक्टोज होता है फूलों के रस में, ठीक है, या शहद में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी जो है मांसपेशियां पाई जाती हैं? तो मनुष्य के शरीर में कुल मांसपेशियों की जो संख्या है ये आपको याद रखना है कि ये होती है 639। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट उत्तर है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कितने प्रश्नों को सॉल्व किया है, आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा कि आपने जो है साइंस के 25 प्रश्न को सॉल्व कर लिया, ठीक है। और इस प्रश्न में से आप बताइएगा कि कितने प्रश्न को आपने खुद से सॉल्व किया है। अगर आपको इनमें से प्रश्न जो नहीं मालूम था क्या आपने नोट किया है, तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल आपको डेली नोट करना है जो प्रश्न आपको नहीं आते हैं, ठीक है। कहीं पर भी आप उसको नोट कीजिए और एक बार उसको देख लीजिएगा तो बिल्कुल आपको जो है आ जाएगा, या आपको मैंने तो पीडीएफ दिया हुआ है उसको जरूर एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है।
आप खुद से भी नोट्स बनाइएगा तो वो और बेहतर रहेगा। अब चलते हैं अगला जो है यहाँ पे प्रश्न की ओर। और अगला देखिएगा, रीजनिंग के प्रश्न आपके स्टार्ट हो चुके हैं। तो रीजनिंग के प्रश्नों को बेहतर तरीके से समझना है और आपको करना है। पहला प्रश्न आपके रीजनिंग के क्या कह रहा है कि दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी अक्षर आएगी। अब जो है श्रृंखला श्रेणी का ही पहला प्रश्न है और इसमें जो है आपको हर एक प्रश्न के लिए मैं दूंगा 10 सेकंड का समय, क्योंकि आपको जो है यहाँ पे 10 सेकंड के समय मिलने चाहिए। कोशिश करना पड़ेगा आपको खुद से ही कि ये प्रश्न किस तरीके से सॉल्व किए जाएंगे ताकि बेहतर स्कोर आप लोग एग्जाम हॉल में ला सकें। चलिएगा, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। ये जो है श्रृंखला दिया गया है, 3 वर्ड दिया गया है, चौथा यहाँ पे कौन सा अक्षर आने वाला है। तो मैंने इस तरीके के प्रश्न क्लास में आपको बेहतर तरीके से बताया हुआ है। क्या बताया है, ये कोडिंग टाइप के होते हैं। पहले मैंने आपको बताया हुआ कि पहले आपको कोड याद होने चाहिए। ये 2 पे होता है, ये 4 पे होता है, ये एफ जो है 6 पे होता है। तो अगर देखिएगा तो 2 से 4, 4 से 6, तो 6 से यहाँ पे कौन से अक्षर आएगा 8, और 8 पे कौन सा अक्षर होता है एच होता है। ठीक है, अब जो है जी और जी बिल्कुल गलत हो जाएगा, एच से स्टार्ट हमको होना चाहिए। अब देखिएगा यहाँ पे ये लिखा है वाई, यहाँ पे यू, यहाँ पे क्यू। अगर देखिएगा तो वाई होता है 25 पे और यू होता है आपके कितने 21 पे और क्यू होता है 17 पे। तो कितना माइनस किया है 25 से 21 4, 4 से 21 4, 21 में से 4 घटाएंगे 17, 17 में से 4 घटा देंगे 13, 13 पे आ जाएगा एम। यानी कि जो हम लोगों का क्या बना एच एम। एच एम तो बिल्कुल आपके आना चाहिए, एच एम आपके दोनों में है। अब देखिए यहाँ पे जेड के बाद एक्स लिखा है, ये होता है आपके कितने पे 23 पे, ये होता है आपके 24 पे और ये होता है आपके 25 पे। तो 25 के बाद से यहाँ पे आप बताइएगा कितना लिखूं 26, और 26 पे कौन सा अक्षर होता है जेड। तो बिल्कुल आपके राइट उत्तर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्न आप लोग कभी भी गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है और इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को देना है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जिस प्रकार चिड़िया का संबंध घोंसले से है उसी प्रकार खरगोश का संबंध किससे होगा। अब जो है आपको 10 सेकंड का समय है और ये एनालॉजी का प्रश्न है। इसमें तो गलती किसी भी तरीके से गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैंने जो है एनालॉजी के प्रश्न आपको लॉजिकली बताया हुआ है। और ऐसा नहीं होता है कि एनालॉजी के प्रश्न आपको जो है समझ में नहीं आएगा। जैसे बोला क्या गया है, चिड़िया जो है चिड़िया उसका संबंध बोल रहा है घोंसले से है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए चिड़िया और घोंसला में कौन सा संबंध होता है। सेम टू सेम उसी तरीके से खरगोश का जो है संबंध हमको बता देना है। चलिए अब बताइए, 10 सेकंड जो है आपके पूरा होने वाले हैं, ठीक है। तो जो भी टेस्ट नहीं दे रहे हैं वो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जरूर टेस्ट दीजिए। हर एक प्रश्न को ट्राई कीजिए, गलत हो या सही हो उससे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, परंतु आप ट्राई जरूर करें। तो अब देखिएगा इसको हम लोग यहाँ पे अच्छे तरीके से देख लेते हैं। अगर देखेंगे तो ये जो चिड़िया होती है ये कहाँ पे रहती है, घोंसले में रहती है। आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा कि चिड़िया का जो घर होता है वो घोंसला होता है। तो खरगोश का घर क्या होता है, जंगल होता है, नहीं, किसी का घर जंगल नहीं होता है। चिड़िया घर होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। पिजड़ा होगा, नहीं, पिजड़ा में भी नहीं रहता। ये कहाँ पे रहता है, तो आप कहिएगा ये बिल में रहता है, ठीक है। आपने अच्छे तरीके से देखा होगा कि खरगोश कहाँ पे रहते हैं, बिल में रहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपके डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा और जिन्होंने भी डी बताया उनका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है और अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैट को जो है यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है, तो BIG को जो है किस भाषा में लिखा जाएगा, मतलब इसके जगह पे क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है। और आपके मिलते हैं 10 सेकंड के समय और मुझे लगता है कि ये जो है कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न में तो आपको गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हर एक जो है आपके अंग के जो है प्लेस वैल्यू मालूम होने चाहिए। जैसे A कितने पे है, B कितने पे है, C कितने पे है, इस तरीके से आपके जो है सारे ही वर्ड जो है मालूम होने चाहिए। तो बताइएगा इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या होने वाला है। बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले लिखा क्या है CAT लिखा है, ठीक है, और इसकी जगह पे लिखा क्या है D और Y लिखा है। तो ये किस तरीके से लिखा है, किस लॉजिक से लिखा है, पहले हम ये पता करते हैं। देखिए ये C के बाद D लिखा है मतलब प्लस का 1 किया है, A के बाद D लिखा है मतलब A होता है 1 पे और D होता है 4 पे, यानी कि 3 जोड़ दिया। अब देखिए T होता है 20 पे और ये 25 पे होता है, मतलब इस बार कितना जोड़ा है 5। तो देख लीजिए आपको पहले 1 जोड़ना है, फिर 5 जोड़ना है, फिर सॉरी पहले 1 जोड़ना है, फिर 3 जोड़ना है, फिर 5 जोड़ना है। लॉजिक तो आपको आपके सामने मैंने रख दिया है, अब बिल्कुल आप लोग लगा सकते हैं और इसको बना सकते हैं। देखिए ये लिखा है B में आपको केवल 1 जोड़ना है तो ये हो जाएगा C। ये I लिखा है, I होता है 9 पे, इसमें जो है आपको 3 जोड़ना है तो 9 3 12, 12 पे कौन सा अक्षर होता है L। ये होता है कितना G 7 पे, तो 7 में 5 जोड़ेंगे, 7 5 12 पे होता है L। CLL आपको राइट उत्तर बताना था जो कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपके
तीसरा में दिया गया है, ठीक है, सी में दिया गया है, तो सी आपको राइट उत्तर करना था। आशा करता हूं कि आपने अच्छे तरीके से इस प्रश्न को बनाया होगा। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी बताया है उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? चौथा नंबर प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का जो है चयन करें। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का जो है आप लोगों को चयन करना है। चलिएगा बताइएगा, आपके जो है समय स्टार्ट है। हर एक रीजनिंग के लिए 10 सेकंड मिलेंगे। आप लोगों को 10 सेकंड से अधिक समय नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ पे अभी हम लोग मैथ भी सॉल्व करने वाले हैं और जीके के भी प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। केवल साइंस अभी जो है हम लोगों का खत्म हुआ है, तो रीजनिंग कर रहे हैं। रीजनिंग में ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, फटाफट से प्रश्नों को करेंगे। फिर जो है जीके में तो टाइम नहीं लगेगा, आपके 4 से 5 मिनट काफी हो जाएंगे 20 प्रश्न के लिए। उसके बाद से मैथ के प्रश्नों में थोड़े से टाइम लगेंगे, क्योंकि मैथ को सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिएगा इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं। लिखा क्या गया है कि यहाँ पे विषम चुनिए। विषम मतलब होता क्या है? अलग। अलग जो है इसमें कौन है, ये अब हमको पता करना है। तो देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये किसी संख्या का वर्ग नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। मतलब तीनों ही किसी ना किसी संख्या के वर्ग नहीं दिया गया है और संख्या कभी काफी बड़ा है, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी संख्या बड़ा आपको दिखाई दे, संख्या जब भी बड़ा हो, तो लॉजिक ये होना चाहिए कि संख्याओं के अंकों का योग कर लेते हैं और देखते हैं। तो ये देखिए 1 और 7, 8, 5, 13, 4, 13, 4, 17 दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये 7, 3, 10, 10, 2, 12, 12, 4, 16 दिखाई दिया। ये देखिए 9, 6, 15, 1, 16, 1, 17 ये दिखाई दिया, ठीक है। यहाँ पे 17 हो रहा है और ये देखिए 8, 2, 10, 10, 5, 15, 2, 17 हो रहा है। तो हमने देखा यहाँ पे ये कि भाई साहब पहले वाले का भी योग 17 बना, दूसरा यहाँ पे भी इसका भी 17, इसका भी 17, परंतु ऑप्शन नंबर जो डी दिया है, ठीक है, चौथा, ये भाई साहब कितना दिया है? 16 योग दे रहा है। मतलब अलग जो है हम लोग को बिल्कुल ऑप्शन नंबर चौथे के साथ जाना है और चौथा इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपके सामने है। इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को देना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या होने वाला है। कह रहा है कि पी क्यू आर एस ताश खेल रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, ताश खेल रहे हैं, 4 व्यक्ति हैं। कितने हैं? 4। पी क्यू आर एस कह रहा है पी और क्यू आपस में जोड़ीदार हैं, ठीक है। ताश खेल रहे हैं तो जोड़ीदार का मतलब क्या होता है? एक यहाँ पे बैठेगा तो इसके एक सामने यहाँ पे बैठेगा, ये दोनों ही पार्टनर होंगे, जोड़ीदार होंगे, ठीक है। और एक यहाँ पे बैठेगा तो इसका जोड़ीदार इधर होगा। इसी तरीके से बोला जा रहा है। अब कह रहा है कि इसका मुख उत्तर की ओर है, यदि पी का मुख पश्चिम की ओर है, तो बताइए कि किसका मुख जो है किसका मुख दक्षिण की ओर है। अब दक्षिण की तरफ कौन जो है बैठा है मुख करके, ये आपको बताना है। अब मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी तरीके की गलती करना होगा आप लोगों को। ये जो है मैंने बहुत अच्छे तरीके से सवाल को पढ़ के समझाया गया हूँ। तो आप जब सवाल को अच्छे तरीके से पढ़ के समझाया जाए तो आप तुरंत ही सॉल्व करना स्टार्ट करें। जिस तरीके से मैंने बताया है उस तरीके से कीजिए, प्रश्न बन जाएंगे। जो पहले से क्लास कर रहे हैं उन्होंने तो बता ही दिया होगा, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा करने की बात भी नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया भी है कि ये जो है आपको दिशा बता देता हूँ। ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, ये होता है पूरब और ये होता है आपका पश्चिम। अब जिन्होंने भी ये नहीं पता है, जिनको भी ये दिशा किस तरीके से होते हैं, तो ये आप लोग कॉपी पे नोट कर लीजिएगा इस तरीके से बना के, ठीक है। कभी भी सवाल गलती नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि पी क्यू जो है आपस में जोड़ीदार है। इसका मुख किधर है? उत्तर की ओर है, तो इस उत्तर, अब देखिए उत्तर जो है ऊपर की तरफ है, तो हम यहाँ पे देखिएगा, अगर हम यहाँ पे जो है सॉल्व करते हैं तो इस तरीके से ये जो है ऊपर के मुख किसका है? तो एस का है, ठीक है। एस जो है उत्तर की तरफ देख रहा है, बिल्कुल यहाँ पे एस जो है देखिए उत्तर की तरफ देख रहा है। और यहाँ पे बोल रहा है कि पी का मुख जो है पश्चिम की ओर है। पश्चिम देखिए कहाँ पे है? पश्चिम ये वाला है, ठीक है। तो यानी कि जो है यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है। यहाँ पे एक व्यक्ति है, कौन? पी। तो इसका मुख जो है देख लीजिए इधर है, जो है पश्चिम की तरफ। अब जो है आपसे बोला गया है कि पी का जो है जोड़ीदार कौन है? क्यूब है, यानी कि पी का जोड़ीदार, यानी पी के सामने क्यू बैठेगा। और यहाँ पे अब एक बचा हुआ है कौन? आर। आर जो है आपको कहाँ पे मिल जाएगा? यहाँ पे बचा हुआ एक जगह है, तो आर यहाँ पे बैठ जाएगा, ठीक है। अब जो है आपको यहाँ पे बिल्कुल देखने को मिल रहा होगा चारों लोग बैठ गए हैं। अब सवाल में क्या बोला है बस उसको जो है यहाँ पे देख लीजिए। कह रहा है कि दक्षिण की तरफ मुख किसका है? तो दक्षिण देखिए, दक्षिण नीचे की तरफ है, दक्षिण की तरफ इधर किसका मुख है? तो ये देखिए ये जो है आर का मुख जो है दक्षिण की तरफ है। ये आर जो है इस तरीके से ताक रहा है, तो बिल्कुल आपका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी यदि आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। बताइएगा आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ए और बी भाई हैं। अच्छा, ब्लड रिलेशन का प्रश्न आ चुका है। देखिएगा सी और डी बहन है। ए का पुत्र डी का भाई है। तो बताइए कि बी का सी से क्या संबंध है। अब जो है ब्लड रिलेशन आ चुका है। मुझे लगता है कि कर सकते हैं आप लोग। थोड़े से लॉजिकली आपको थोड़ा सा घुमाया गया है, परंतु उतना भी भारी नहीं है जो आप कर नहीं सकते हैं। तो ट्राई तो करना पड़ेगा आपको, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको खुद से ही बनाना पड़ेगा।
तो यहाँ पे अगर नहीं आता है तो आप बेहतर तरीके से इन चीज़ों को समझें, सीखें, ताकि एग्जाम हॉल में आगे चल के कोई भी दिक्कत ना हो। तो जैसे कि लिखा क्या गया है, पहला ए और बी भाई हैं, तो यहाँ पे ए लिखिए और बी लिखिए, ठीक है, ये दोनों भाई हैं तो प्लस लिख लीजिएगा। सी और डी बहन है। ए का पुत्र डी का भाई है, ए का पुत्र जो है डी का भाई है, ए का पुत्र कोई है, ठीक है, यहाँ पे ए का कोई पुत्र होगा, ठीक है, पुत्र जो है डी का भाई है, यानी कि डी जो है यहाँ पे हो जाएगी डी, और जो है सी बहन है, डी और सी बहन है, यानी कि ये दोनों बहन है और इनका एक भाई यहाँ पे है कोई, ये हमको नहीं मालूम है, ठीक है, ये तो डी हो गई बहन, सी भी बहन है। अब बोला क्या गया है कि ए और बी भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्रश्न में देखिए बी का सी से क्या संबंध है, मतलब सी का कौन लगता है बी, ये सी है, इसका जो है बी क्या लगता है, तो देखिए इसका ये बेटा हुआ, तो ये कौन है, उसकी जो है बेटी हो जाएगी, ये भी बेटी होगी, क्यों, क्योंकि ये जो है इसके बहन है, ठीक है, तो ये तीनों ही इसके लड़के हैं और इसका जो है ये बी कौन है, ए का बी कौन है, भाई है। तो देखिए ये जो है अपने इसके ए कौन हुआ, पिता हुआ, और पिता का भाई कौन लगता है, चाचा लगता है। तो बिल्कुल आपको जो है राइट उत्तर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपके सामने कि जो है 6 विद्यार्थी ए बी सी डी ई एफ एक जो है कतार में खड़े हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि बी और जो है बी जो है एफ और डी के बीच में है, बी कौन है, बी जो है एफ और डी के बीच में है, ई जो है ए और सी के बीच में है, ए जो है एफ और डी के बगल में नहीं है, सी जो है डी के बगल में खड़ा नहीं है। तो बताइए कि एफ के निम्नलिखित में से कौन सा जो है जोड़ा बीच में है। अब देखिएगा, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बहुत बेहतरीन इसको आप लोग कह सकते हैं, और ऐसा ही प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में भी देखने को मिलेगा। तो चलिएगा इसको पहले सॉल्व करते हैं, किस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे थोड़े से जगह ले लेते हैं। अब जो है बोला क्या गया है, उत्तर की तरफ मुख है, तो उत्तर जो है कहाँ पे होता है, ऊपर की तरफ। अभी मैंने आपको दिशा भी बताया था। ये कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, ठीक है, तो ये कितने हो गए, 6 लोग हो गए, ठीक है। अब जो है बोला क्या गया है कि बी जो है एफ और डी के बीच में है। बी कहाँ पे है, मान लीजिए बी अगर यहाँ पे है तो एफ और डी के बीच में, अगर डी यहाँ पे हो जाएगा एफ यहाँ पे हो जाएगा, इनके बीच में हो गया। अच्छा जी, ये पलट भी सकता है, कहीं एफ इधर भी हो सकता है और डी इधर भी हो सकता है। अब कह रहा है ई जो है ए और सी के बीच में है। अब कह रहा है ए जो है एफ और डी के बगल में नहीं है, ए जो है एफ और डी के बगल में नहीं है। अच्छा, ए जो है ए यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यानी ए यहाँ पे होगा। अच्छा, बोला क्या गया है कि ए और सी के बीच में है। ए और सी के बीच में कौन है, ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में कौन है, आपका ई है, तो ई यहाँ पे होगा। देखिए ए और सी के बीच में है और ए जो है एफ के पास में भी नहीं है, ये भी कंडीशन बोला गया है, बिल्कुल सही है। सी जो है डी में खड़ा नहीं है, सी जो है डी के बगल में खड़ा नहीं है, सी जो है देखिए यहाँ पे है, डी के बगल में थोड़ी ना खड़ा है, तो ये भी बिल्कुल सही बोला गया। अब जो है प्रश्न में आपसे क्या बताया है कि बताइए एफ निम्नलिखित में से कौन से जोड़े के बीच में है, एफ को बताना है। एफ देखिए बी और सी के बीच में बैठा है, यहाँ पे देखिए एफ जो है कहाँ पे बैठा है, यही पूछ रहा है, तो एफ जो है आपके किस जोड़े में है, तो बी और सी आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपने अच्छे तरीके से कर लिया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि ए जो है बी से लंबा है। अच्छा जी, बी जो है सी से लंबा है लेकिन डी से नाटा है, तो बताइए कि सबसे लंबा कौन है। अब मजेदार प्रश्न आपके सामने आया हुआ है और इसी में आपको यहाँ पे मजा भी आने वाला है, ठीक है, ऐसे प्रश्नों को करने पे मजा भी है और यहाँ पे रिस्क भी होते हैं, क्योंकि ये प्रश्न थोड़े से कैलकुलेटिव माइंड को करता है। ये कैलकुलेटिव आपको जो है यहाँ पे पेन कलम से नहीं है, ये आपके माइंड को घुमाने वाला प्रश्न होता है, परंतु आप लोग कर सकते हैं। जो डेली प्रैक्टिस करेंगे, डेली क्लास को करेंगे, वो तो इस प्रश्न को बेहतर तरीके से करेंगे। अब जो डेली क्लास में नहीं आ रहे हैं उनके लिए यहाँ पे जो है प्रॉब्लम होने वाली है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास डेली ही ज्वाइन कीजिए। जो भी मेरे दोस्त जो है चैनल पे नया है तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये बार बार कहना ना पड़े, क्योंकि आपके लिए ही ये क्लास डेली प्रोवाइड होता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले बोला क्या गया है अच्छे तरीके से, ये मान लीजिए कि समतल जगह है, ठीक है, और इसी पे सबको खाड़ होना है। कह रहा है कि ए जो है बी से लंबा है, कोई दिक्कत नहीं, ए जो है बी से लंबा है, ए जो है मान लेते हैं कि ये भाई साहब बी है, बी से जो है ए क्या है, लंबा है, ए जो है इनसे लंबा है, कोई दिक्कत नहीं है, ए लंबा हो गया। अब देखिएगा इसके आगे क्या बोल रहा है, इसके आगे चलते हैं हम लोग। कह रहा है बी जो है सी से लंबा है, बी कौन है, सी से लंबा। अब बी जो है सी से लंबा है, बी कौन कहाँ है, सी से लंबा है, तो सी यानी कि इससे छोटा होगा बी से, तब तो बी लंबा होगा। अब देखिए बी लंबा हो गया। अब कह रहे डी से नाटा है, डी से नाटा है कौन, डी से नाटा है बी की बात कर रहे हैं कि बी जो है सी से तो लंबा है लेकिन डी से नाटा है, डी से नाटा है यानी कि डी जो है यहाँ पे हो सकता है, डी से नाटा हो जाएगा।
तो बताइए कि इनमें से सबसे लंबा कौन सा है। तो देखिए डी को यहाँ पे भी लिखा जा सकता है और यहाँ पे भी लिखा जा सकता है। ऐसा यहाँ पे भी लिखिएगा तो डी से घटा बी होगा कि नहीं, और यहाँ पे लिखेंगे तो ई से भी होगा। परंतु ये ए से नहीं बोला गया है कि डी छोटा है कि बड़ा है, ये तो कंफर्म नहीं हुआ है कि डी कहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे भी रख सकते हैं और यहाँ पे भी रख सकते हैं। तो हमें यहाँ से बोला गया है सबसे लंबा कौन है, तो ये सबसे लंबा हमें बताना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे भी डी आ सकता है तो डी सबसे लंबा हो जाएगा, यहाँ पे तो ए सबसे लंबा हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको ऑप्शन नंबर जो है डी के साथ जाना है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। अब इसमें तो गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने इस तरीके के प्रश्न पिछले भी क्लास में एक आपको कराया था। अशोक को याद है कि उसकी माँ का जन्मदिन जो है 14 और 17 मार्च के बीच में है, जबकि उसकी जो है बहन को याद है कि उसकी माँ का जन्मदिन 15 मार्च के बाद लेकिन जो है 19 मार्च के पहले है। यदि दोनों का जो है कथन सत्य है तो बताइए कि अशोक की माँ का जो है जन्म किस मार्च को हुआ था, ये आपको बताना है। अब मजेदार आपके प्रश्न सामने आ चुका है, और जो उन्होंने भी पिछले वाले क्लास को देखा है तो वो तो हमें लगता है कि बता दिए होंगे। अब जो नहीं देखे हैं उनके लिए प्रॉब्लम खाड़ है, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न भी आपको जब एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा तो आपको वहां पे जो है दिक्कत होने वाली है, और जो क्लास करके गया होगा वो तो फटाफट बनाएगा। तो यही आपको ध्यान देना है कि डेली क्लास कीजिए और उन्हीं प्रश्नों को पढ़िए जो आपके एग्जाम हॉल में आने वाले हैं। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। तो ये क्लास मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग और प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है। ठीक है, कभी भी यहाँ से आप लोगों को जो है दिक्कत नहीं होने वाला है। तो अब देखिएगा यहाँ पे हुआ क्या है, अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। बोला क्या है, अशोक है, उसको याद है कि उसकी माँ का जन्मदिन किस में है, तो 14 से लेके 17 के बीच में इसको याद है। कितना, 14 और 17 के बीच में। उसके बाद से जो है उसकी बहन है एक, उसको याद है कि नहीं उसकी माँ का जन्मदिन जो है 15 से लेके और जो है 19 के बीच में है। तो हमने यहाँ पे देखा ये कि भाई साहब ये जो है 14 से 17 के बीच में याद है, यानी 14 के बाद इसको 15 याद है, 15 के बाद 16 याद है। ठीक है, ये 15 से 17 के बीच में है, यानी कि 15 के बाद 16 भी याद है, इसको 17 भी याद है, और इसको 18 तारीख, यानी कि ये 3 दिन डाउट में है। तो अब देखिए ये कह रहा है कि 14 और 17 के बीच में, यानी 14 और 17 तो इसको कभी भी नहीं होने वाला है। ठीक है, ये 15 और 19 को कह रही है, यानी इसके बीच में कह रही है, तो बीच वाला ही हिस्सा होगा, ये तो पहले वाला होगा नहीं, तो ये काट दीजिए। अब जो है देखिए इसको 15 16 याद है, इसको जो है 16 17 18 याद है। अब दोनों को कौन सा याद हो रहा है, देखिए इसको भी 17 याद है और इसको भी 17 तारीख अच्छे तरीके से याद है, यानी कि जो है यहाँ पे 16 तारीख याद है। तो दोनों को 16 तारीख याद है, यानी कि दोनों ही कह रहे हैं कि 16 तारीख का ही इनका बर्थडे था, यानी ऑप्शन में जो है आपको 16 तारीख बताना है। ठीक है, यानी उसकी माँ का जन्मदिन जो है 16 तारीख को जो है याद है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 5 है जिनके ठीक पहले 6 है हो तथा ठीक बाद में 7 हो। अब बताइएगा, ये प्रश्न बताइएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके एग्जाम के लिए, और ऐसे प्रश्नों को आप लोगों को अच्छे तरीके से करना आना चाहिए। टाइम भी बहुत कम लेता है ये, और इजी वे में ये प्रश्न सॉल्व भी हो जाते हैं। ठीक है, तो बताइए इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो प्रश्न को अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया हो तो गलती तो नहीं करेंगे। क्यों कहा है कि ऐसे कितने 5 हैं। ठीक है, 5 ऐसे कितने लिखे गए हैं जिनके ठीक पहले 6 है, ठीक पहले 6 लिख लीजिए, और ठीक बाद में 7 है। मतलब अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे कितना लिखा है 657, मतलब यहाँ पे आपको ऊपर जो है देख लीजिए कि 657 कितने बार लिखा गया है। 657 आपको देखना है, ये 657 नहीं है, 675 है, ये नहीं हुआ। 657 यहाँ पे लिखा गया है, बिल्कुल आपको यहाँ पे दिखाई देगा 657। उसके बाद से 657 ये देखिएगा 657। अब देखिएगा यहाँ पे 657 केवल कितने बार लिखा गया है, 657 आपको केवल और केवल 2 बार लिखा गया है। ठीक है, तो आपके उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर जो है चौथा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यानी कि डी। कितने बार है, 2 बार लिखा गया है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपने अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, और ये प्रश्न तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है यदि प्लस का अर्थ गुणा और माइनस का अर्थ प्लस और जो है गुणे का अर्थ प्लस तथा इसका जो है वैल्यू हम लोगों से यहाँ पे जो है इसका वैल्यू हमसे निकालना कह रहा है। यहाँ पे भागा है। ठीक है, सॉरी। अब बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। ऊपर जो कंडीशन दिया गया है उसी के आधार पे इस समीकरण को जो है सॉल्व करना है। समय तो आपके स्टार्ट हो चुका है 10 सेकेंड का, तो 10 सेकेंड में कोशिश कीजिए कि बन जाए प्रश्न, 10 सेकेंड में बन जाना चाहिए। इजी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस प्रश्न में, क्योंकि लॉजिकली मैंने आपको ये प्रश्न बताया भी था कि इस तरीके के प्रश्नों को किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा।
लिखा हुआ है कितना 5, ये देखिए लिखा हुआ है प्लस, प्लस का अर्थ यहाँ पे बता दिया है कि गुणा है तो गुणा रखिएगा, गुणा 4 रखिए, माइनस, माइनस का अर्थ यहाँ पे बताया गया है कि प्लस होता है तो प्लस रखिए यहाँ पे 18, और गुणा का अर्थ देखिए यहाँ पे क्या लिखा है भागा, तो यहाँ पे भागा कर दीजिए 3। बिल्कुल सिंपल सा था, आपने अगर अच्छे तरीके से पढ़ा है तो बना दीजिएगा। पहले गुणा करेंगे 4 पच्चे 20 हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस, यहाँ पे भाग भी करेंगे पहले तो 3 छक्का 18 यानी 6 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 और 6 को जोड़ देंगे 26 हो जाएगा, और 26 यदि आपने बताया है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल आपके 100% सही उत्तर होगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? समझने की कोशिश करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अक्षर जो श्रृंखला दिया गया है इसको पूरा करना है, समय आपके स्टार्ट है, समय आपको स्टार्ट है, और आपको जो है बहुत कम समय ही दिया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि प्रश्नों की संख्या आपको मालूम है कि 100 है, 100 प्रश्न करना है तो हम लोगों को 1 घंटा जो है समय लग जाएगा, 1 घंटा प्लस ही लगेगा। तो आप फास्ट में चलिए, फास्ट में मेरे साथ सॉल्व कीजिए। तो बन गया होगा सबका इस प्रश्न का राइट उत्तर। जिन्होंने भी नहीं बनाया है वो अब अच्छे तरीके से यहाँ पे समझेंगे। इस तरीके के प्रश्न में करते क्या है, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, यहाँ पे तो 19 वर्ड हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका तो कोई फैक्टर भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो जब फैक्टर नहीं बनता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा, ये जब फैक्टर नहीं बनता है तो इसको हम लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे देख लेते हैं वर्ड के माध्यम से, जैसे ABCA। ठीक है, ABCA, यहाँ पे डबल ए लिखा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे डबल ए लगा लेते हैं तो ABC डबल ए, ABC डबल ए, यहाँ से ध्यान दीजिएगा यहाँ तक। फिर अगर आप देखिएगा तो यहाँ से यही देखिए ABCA, ABCA यहाँ पे तक ही देखिए, फिर ABCA यहाँ तक देखिए, फिर AB, AB, AB के बाद से क्या होगा CA, फिर यहाँ से अगर देखेंगे तो फिर क्या होगा A डबल बी C A, यहाँ पे डबल ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिएगा, पहले यहाँ पे डबल ए हुआ है, फिर यहाँ पे जो है आपका क्या हुआ है डबल सी, यहाँ पे डबल बी, फिर डबल ए, मतलब इस तरीके से ही ये चलता रहेगा। ठीक है, तो आपने क्या क्या भरा है A। अभी देखिए ये कहाँ पे है ए जो है आपके कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ए के बाद से आपने क्या भरा, देखिएगा यहाँ पे इस तरीके से दिया ही नहीं। अच्छा 1 मिनट, इसको यहाँ से देखिए, ये यहाँ तक रखिए, फिर डबल ए बी जो है यहाँ तक जाइए जो है ए, फिर डबल ए बी के बाद से सी के बाद से आपको जाना है, देखिएगा यहाँ पे। अब देखिएगा यहाँ पे अच्छे तरीके से हमने इसको जोड़ा लगा लिया। अब देखते हैं यहाँ पे ABC लिख दिया है, फिर ए के बाद से आप देखिए यहाँ पे फिर हो जाएगा ए, और यदि हम बी रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर बी रख लेते हैं, चलिएगा एक बार बी रख के चेक कर लेते हैं। यहाँ पे अगर बी रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा A BBCA, देखिएगा अब बन गया A BBCA, बिल्कुल आपका राइट उत्तर बन रहा है। आपने क्या भरा, बी, फिर बी, फिर ए। अब ये कहाँ पे है, आप कहिएगा, बिल्कुल आपके ऑप्शन नंबर ए में है। तो देखिएगा इस तरीके से इसको बनाना था, तो जोड़ा लगाना बहुत जरूरी होता है इस तरीके का। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। नीचे दिए गए पासे में 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो पासे से रिलेटेड मैंने तो प्रश्न आपको बेहतर तरीके से बताया हुआ है। ठीक है, तो गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, गलती तो होना ही नहीं चाहिए। अब देखिए इसमें करेंगे क्या, पहले 2 पासे को लेते हैं, ये वाला दोनों पासों को देखिए, इसमें कॉमन वैल्यू ढूंढिए, 3 और 3 है, तो 3 जो हो गया, तो 3 का विपरीत निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन निकाल सकते हैं। यदि आपको मालूम होगा तो यहाँ से भी आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा अब देखिए दूसरे वाले तरीके से सॉल्व करते हैं। अच्छा तीनों में ही जो है 3 दिया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देख लेते हैं। ये 3 कॉमन हो गया, ठीक है, 3 1 कॉमन हो गया, यहाँ पे 3 1 कॉमन हो गया, दोनों में 3 1 है, तो यहाँ पे क्या बचा 2 और यहाँ पे बचा 5, यानी 2 का अपोजिट कोई पूछेगा 5, यानी कि 2 और 5 कभी भी इसका उत्तर नहीं होगा, ये तो कट जाएगा। 2 और 5 काट दीजिए, 2 और 5, पहला ये वाला लॉजिक आपका गलत। अभी इसमें दोनों में कॉमन देखते हैं, कॉमन क्या है, तो इसमें आपका कॉमन हो जाएगा 3, यहाँ पे 3 केवल, इसके क्लॉकवाइज चलेंगे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे तो 5 हो गया, 2 का अपोजिट 5, इसके आगे चलेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 का अपोजिट 1। मतलब जो है यहाँ पे हमको क्या क्या नहीं होना चाहिए, 2 के बाद 5, 5 के बाद से 1 नहीं होगा आपका उत्तर, 1 के बाद 4 नहीं होगा उत्तर, यानी कि अपोजिट आपका बचा हुआ केवल कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। तो 2 जो है 6 जो है इसका अपोजिट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। अब जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। चलेगा, यहाँ पे बताइएगा कि इस वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। आपके पास जो समय बहुत कम है, 10 सेकंड के समय मिलेंगे, मात्र 10 सेकंड, और इस 10 सेकंड में इस प्रश्न को सॉल्व आपको करना है। तो बताइए इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है।
तो अब देखिए इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर देखेंगे तो 3 और जो है यहाँ पे 6 में गुणा करेंगे तो 3 छक्का 18 हो जाएगा, होगा। उसी तरीके से 4 और 5 में गुणा करेंगे 20 हो जाएगा। ये आपको दिखाई दे रहा होगा बेहतर तरीके से। वही लॉजिक देखिए 18 और 5 में गुणा कर देते हैं तो 18 5 कितना होगा 90। तो यहाँ पे देखिए 90 भी आपको मिल गया। तो अब जो है आपको सेम टू सेम लॉजिक यहाँ पे लगा देना है। तो यहाँ पे 20 कितना हो जाएगा 60। तो आपका जो है राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी बनेगा। तो देखिएगा इस तरीके से लॉजिक जो है आपके दिमाग में कैप्चर होने चाहिए, ठीक है। तो ही आप लोग इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या होने वाला है। इंपॉर्टेंट है और ये जो है थोड़े से अलग तरीके का प्रश्न कह रहा है कि एक बेलन के 2 स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं, जिसे हरा, ब्लू, पीला, बैगनी, लाल और जो है नारंगी 6 रंगों से जो है रंगा गया है। बताइए कि बेलन में वाट के स्थान पे कौन सा रंग आने वाला है। बेलन के वाट के स्थान पे कौन सा रंग आने वाला है, यही आपको बताना है। अब देखिए यहाँ पे जो है कौन सा कलर आने वाला है, यही आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग बताएंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। और ये जो है मैंने पासे से रिलेटेड जो पढ़ाया था उसी तरीके का प्रश्न है, तो इसको मैं छोड़ता हूँ कमेंट बॉक्स में आपको बताने के लिए, जिस तरीके से अभी मैंने पासे के प्रश्न आपको बताया था, ठीक है। तो ईजी है, आप लोग इसको कर सकते हैं। आप बेहतर तरीके से तीनों पासों में जो है कॉमन निकालिए, अपोजिट निकालिए और इस प्रश्न का उत्तर बताइए, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपके जीके जीएस का स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और आपको जो है जीके जीएस के 20 प्रश्न जिस तरीके से एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे, बिल्कुल उसी तरीके से 20 प्रश्न मैं कराने वाला हूं। और ये आपको 4 से 5 मिनट के समय में ये पूरा हम लोग कर लेंगे। तो आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे ध्यान देना है, क्योंकि सारे ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है जीके के। देखिएगा पहला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है कि स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था। स्वतंत्र भारत के पहला जो है लोकसभा का अध्यक्ष कौन बने थे। तो आपके उत्तर आएगा जी.वी. मावलंकर, ठीक है। जी.वी. मावलंकर आपके बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है भारत की क्या बताना है। भारत की संविधान का संविधानिक जो है सलाहकार कौन थे। भारत की संविधान सभा का संविधानिक सलाहकार कौन थे। तो आपके उत्तर बनेगा कि ये थे आपके सर वी.एन. राव, ठीक है। सर वी.एन. राव जो है आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे। अब जो है ये मैंने क्लास में भी आपको पढ़ाया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये बहुत लोग गलती करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको गलती नहीं करना है, क्योंकि आपने इस प्रश्न को बेहतर तरीके से पढ़ा हुआ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर आपको किसके साथ जाना है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है कि भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो है चुनाव किया गया था। किस तरीके से चुनाव किया गया था कि भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। तो आपको बताना है संविधान सभा के द्वारा जो है इनको चुना गया था भारत के पहले राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है कि भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के जो है संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची किस जो है देश से लिया गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको बताना है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द का जो है निम्नलिखित में से जो है जोड़ा गया, मतलब निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया था। तो आपके उत्तर आएगा कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अनुसूचियां आपको याद रखना होता है। ये बार बार एग्जाम हॉल में एग्जामिनर फंसाने के लिए आपको ये प्रश्न देता है, तो आपको याद रखना है 12 अनुसूचियां होती है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि हमारे संविधान में राजनीति के निदेशक सिद्धांतों की जो है अवधारणा कहाँ से जो है संवैधानिक से ली गई है, किस संवैधानिक से जो है लिया गया है, ये आपको बताना है। नीति निदेशक सिद्धांत जो है इसका अवधारणा किसके जो है संविधान से लिया गया है। तो आपको बताना है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारत में एकल नागरिकता की जो है अवधारणा अपनाई गई, कहाँ से अपनाई गई, यही आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, तो सभी का उत्तर आएगा ये जो है इंग्लैंड से लिया गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और जो है पंथ निरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जो है जोड़ा गया। तो ये आपके जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है, बताइएगा। तो आपके राइट उत्तर बनेगा ये आयरलैंड के
संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, भारतीय संविधान अपनाया गया था, भारतीय जो संविधान है ये हम लोगों ने कब अपनाया था? तो आपके जो उत्तर बनेंगे ये जो है 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि हमारा राष्ट्रीय गान पहली बार कब जो है और कहाँ पे गाया गया था? हम लोग का जो राष्ट्रीय गान है वो कब और कहाँ पे गाया गया था? तो आपको याद रखना है 26 दिसंबर 1911 को कोलकाता में। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का जो है हृदय और जो है आत्मा किसे कहा था? तो इन्होंने जो है आपको याद रखना है कि संविधान उपचारों का जो है अधिकार है, ठीक है, इन्हीं इसी को कहे थे। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपको याद रखना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था, क्यों? तो ये क्यों चुना गया था 26 जनवरी को ही, ये आपको बताना है। तो बताना है आपको राइट उत्तर क्या है, कांग्रेस ने इसे 1930 में जो है स्वाधीनता दिवस के रूप में अपनाया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत के संविधान के निर्माता किसे माना जाता है? तो आपको याद रखना है भीमराव अंबेडकर को। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में आपको याद रखना है 25 भाग हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे आपके भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ से संविधान द्वारा जो है प्रेरित है? हमारा जो संविधान है मूल अधिकार ये जो है कहाँ से प्रेरित है? तो आपके राइट उत्तर क्या बनेगा, स्वतंत्र संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो यहाँ पे जो है आपके ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट उत्तर होगा। अब चलते हैं यहाँ पे जो है आपके 20 जीके जीएस के प्रश्न भी समाप्त हो चुका है। अब चलते हैं मैथ के प्रश्नों की ओर, ठीक है। और मैथ का पहला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा और बताने की कोशिश करिएगा। देखिएगा अब जो है अब यहाँ पे मैथ के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं हम लोग बेहतर तरीके से। आपको जो है यहाँ पे अच्छे तरीके से देखना है। पहला प्रश्न आज का मैथ का आपके सामने है और इसका जो है सॉल्यूशन आप लोगों को बताना है। जैसे कि आपको मैथ के प्रश्नों में थोड़े से आपको समय ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो आपको जो है हर एक प्रश्न के लिए लमसम 20 सेकेंड का समय मिलेगा। पहला प्रश्न आज का कह रहा है कि एक दुकानदार जो है 9% हानि पर एक जो है कमीज को 700 जो है 28 रुपये में बेचता है। यदि उसे इस कमीज को 992 रुपये में बेचा होता तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? अब बताइएगा कि एक दुकानदार है, ठीक है, जिन्होंने 9% हानि पर एक कमीज को बेचा हुआ है, कितने में? तो वो जो है 728 रुपये में बेचा है, तो उसको 9% की हानि हुई है। यदि उसने इस कमीज को 792 रुपये में बेचा होता तो क्या उसको लाभ होता या हानि होता, ये आपको बताना है। अब जो है आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। तो देखिए हुआ क्या है, इसको जो है सबसे पहले समझिएगा। देखिए मान लीजिए कोई भी वस्तु कितने की होती है, 100% की होती है, ठीक है। और यहाँ से अगर आपको हानि होता है तो सीधा इसमें से घटाएंगे और लाभ होता है तो सीधा इसमें हम लोग 100 में जोड़ देते हैं। तो इसीलिए 100 जो है इसको माना जाता है। तो यहाँ पे जो है 9% की हानि हुई है तो 100 में से घटा देंगे, यानी कि हमने यहाँ पे इस वस्तु को कितने में बेचा होगा, तो 93% में बेचा होगा, ठीक है। तो अब जो है आपको 60% की जो है घाटा यहाँ पे हानि यानी कि हो जाएगा। देखिए 100 की कोई वस्तु खरीद लेते हैं और 93 में बेचते हैं, तो देखिए 7% का जो है बिल्कुल आपको जो है 9% लिखा है ना, तो 9% का जो है घाटा यानी कि यहाँ पे कितना में बेचना पड़ेगा, हमें 91 में बेचना पड़ेगा ना। ये जो है हमने 91 में बेचा होगा तो 9% की हानि होगी। तो अब जो है ये कह रहा है नहीं, यहाँ पे तो हानि कितने में बेचा गया है, ये बोल रहा है कि 728 में, यानी कि जो है अब क्या करेंगे 728 और गुणे लिखेंगे कितना, गुणे कितना लिखेंगे, अब जो है हमें कितना निकालना है, क्रयमूल, ठीक है। तो 100 बट्टा में, देखिए ये क्रयमूल है और ये विक्रय मूल है, ठीक है। 100 रुपये का किने हैं और 91 रुपये में बेचे हैं। तो अब हमें पता चलाना है हमको कि कितने में इसको किने हैं। तो 100 ऊपर रखेंगे और 99 में बेचे हैं तो 99 नीचे रखेंगे, ठीक है। अब देखिए ये इसके पहाड़ में कट जाएगा कितने मर्त में, 8 मर्त में, तो 8 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 800। अब देखिए हमने जो है उस वस्तु को कीना कितने में है ये पता चल गया कि 800 में कीने हैं। तो अब कह रहा है कि 792 रुपये में इसको बेच दिया जाए। अगर इसको 792 में बेचा जाए तो अब जो है क्या होने वाला है, तो देखिए यहाँ पे 792 में बेचेंगे अगर हम लोग, तो भी यहाँ पे हमें कितने का हानि होगा, 8 रुपये का, ठीक है। तो ये 8 रुपया में नहीं दिया, ये हानि जो है आपको परसेंटेज में बताना है। तो 8 रुपये का हानि हुआ है कितने पे, तो ये 800 रुपये पे, ठीक है। और गुणे 100 हो जाएगा, तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो, 8 के पहाड़ा में 1 मर्त में, यानी कि जो है हानि आपको बताना है कितने के हुआ है इस पे, तो 1% का हुआ है। बिल्कुल आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझिएगा। श्यामा ने जो है 13% लाभ लेकर एक जो है बैग को इतना रुपये में बेचा,
इस बैग का जो है क्रय मूल्य क्या होगा, ये आपको बताना है। अब ये सिंपल सा प्रश्न है और इसको तो सभी लोगों को सॉल्व कर लेना चाहिए, ठीक है। गलती की गुंजाइश नहीं होना चाहिए। आपको जो है यहाँ पे दिए जाते हैं आपके 10 सेकंड के समय, क्योंकि ये प्रश्न आपको इजी है, बहुत इजी प्रश्न है, इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो देखिए इसको किस तरीके से अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बोला क्या गया है कि एक श्यामा ने जो है 13% लाभ पर जो है एक बैग को इतना में बेचा है, मतलब 13% लाभ हुआ है। मतलब अगर हम 100 रुपये की कोई वस्तु किनेंगे, ठीक है, और अभी मैंने बताया कि जब हानि होगा तो घटाएंगे और लाभ होगा तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 13% का लाभ होना यानी कि 113 में उसको अगर हम बेच देते हैं तो बिल्कुल हम लोगों का कितने का लाभ हो जाएगा, यहाँ पे 100 के वस्तु कीन के और 113 में बेच देंगे तो ये हमें 13% की लाभ हो जाएगी, ठीक है। अब ये बोला गया है कि बेचा गया है कितने में, तो ये 598.9 में बेचा गया है, ठीक है। तो लाभ कितने का हुआ है, 113 का है। तो पूछा है क्रय मूल्य, देखिए किने हुए 100 में, तो 100 का ही बस वैल्यू निकालना है, तो 100 बटा ये हो जाएगा 113। और देखिए यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो इसके नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये एक जीरो अभी है, ठीक है। तो अब देखिए 113 के पहाड़ में ये कितने मर्त में कटेगा, ये पहले देख लीजिए। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे 113 17 से काट देते हैं, यहाँ पे 17 के पहाड़े में 17 यहाँ पे, तो ये देखिए 13 के पहाड़े में भी नहीं कटेगा। अब इसको डायरेक्ट ही कटाइए, यहाँ पे 113 से जो है इसमें भाग दीजिए, कितने मर्त में लगेगा, ये तो पहले 5 मर्त में लग जाएगा, ठीक है। कितना बचेगा, 13 पचे 65, यानी कि जो है 65 यहाँ से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 65 यानी कि 4 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 9, फिर 13 पचे 65, ये कितने मर्त में कटेगा, 13 पचे 65, यानी कि जो है आपके ये कितने मर्त में कट जाएगा, लमसम आपके कितने मर्त में कट रहा है, ये आपके 5 मर्त में, ठीक है। और एक जीरो यहाँ पे है, एक जीरो ये लग गया, ठीक है। तो यानी कि जो है आपका राइट उत्तर क्या बना, ये कट के आपका, तो ये जो है 550 बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है यहाँ पे। अब चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न देखिए कह रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यहाँ पे प्रति घंटे की चाल से दौड़ने वाला धावक जो है 8 घंटे की दूरी तय करने में कितना समय लेगा, ठीक है। तो उसको जो है 8 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, ये हम लोगों को बताना है। तो प्रश्न बहुत ईजी है, यहाँ पे समझिएगा। एक जो है व्यक्ति है जो 1 घंटे में कितना किलोमीटर जाएगा, एक जो है 15 किलोमीटर चला जाएगा, ठीक है। 15 किलोमीटर जाने में उसको कितना समय लगेगा, ये जो है आपको 1 घंटा लगेगा, ठीक है। अब जो है यहाँ पे बोला गया है कि नहीं, उसको जो है 8 किलोमीटर ही जाना है, ठीक है। 8 किलोमीटर ही जाना है, तो यहाँ पे आपको बताइए कितना समय लगेगा, ठीक है। तो समय निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इतना ही दूर जाना है, तो पहले देखिए हमें यहाँ से 1 घंटे में कितना जो है होता है मिनट, तो यहाँ पे 60 मिनट में हम कर लेंगे। 60 मिनट में वो कितना जाता है, 15 किलोमीटर। तो 1 मिनट का अगर वैल्यू निकालेंगे 1 मिनट, तो ये हो जाएगा 15/60 और हमें जाना है कितना कितना जाना है, तो यहाँ पे 8 किलोमीटर जाना है। तो यहाँ पे क्या निकालना है हमें, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल हो जाएगा। तो दूरी कितना है, यहाँ पे दूरी हमके जाना है 8 और दूरी बटा चाल कितने का स्पीड से है, तो ये है 15/60। तो यहाँ पे आ जाएगा 15/60, 60 जो है सीधा ऊपर चला जाएगा। ये 15 चौका 60, 4 मर्द में 8 और 4 में गुणा कर देंगे तो 8 चौका 32 मिनट लगेगा। उसको जो है यहाँ पे 8 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, 32। आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो है आपको दूरी कितना जाना है, 8 किलोमीटर, और आपकी स्पीड कितने हैं, तो 15/16, 15/60 जो है 1 मिनट में जाते हैं। तो 8/15/60 मैंने किया, ठीक है। तो ये 60 जो है ऊपर चला जाएगा गुणा में, जो क्योंकि बटा के नीचे था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कह रहा है कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल यहाँ पे इतना मीटर है, इस मैदान के किसी 3 कोर से घेरे करने में रस्सी की लंबाई कितनी होगी, ये आपको बताना है। अब देखिए वर्गाकार जो है एक मैदान है और उसको 3 तरफ से घेरना है, ठीक है। मान लीजिए ये वर्ग के आकार का ये मैदान हो गया, ठीक है। तो इसको एक तरफ मान लीजिए ये वाला हमको घेराव नहीं करना, बाकी ये तीनों तरफ से इसको जो है यहाँ पे घेरना है। तो ये तीनों तरफ से रस्सी कितना लगेगा, ये हमसे पूछा गया है। अब बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही जो उत्तर होने वाला है वो क्या होने वाला है। बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है और आपके एग्जाम हॉल में इस तरीके के प्रश्न दिए जाएंगे। तो मैंने आपको पहले क्या करेंगे, हम ये चारों ही तरफ से पता कर लेंगे, ठीक है। तो चारों तरफ से ये दिया है 196, चारों तरफ से अगर घेरते हैं तो आपको दिया गया है 196, ये पहले ही दे दिया है, ठीक है। तो अब जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका जो है क्या करते हैं, देखिए वर्गाकार मैदान है तो वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि दिया हुआ है, वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 196, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग करेंगे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है।
भुजा स्क्वायर, तो स्क्वायर को हम इस तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर होगा तो ये स्क्वायर को डायरेक्ट इधर भेज देंगे बराबर के इस तरफ, तो ये रूट में चला जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर इधर आएगा। वर्ग का क्षेत्रफल आपको याद है भुजा स्क्वायर या भुजा गुणे भुजा होता है। ठीक है, तो अब देखिए 114 यानी कि भुजा का जब वैल्यू निकालेंगे हम लोग तो यहाँ पे 196 का वर्गमूल क्या होता है 14 होता है, मतलब एक भुजा कितने का हो गया 14 का हो गया। ठीक है, तो अब जो है आपको यहाँ पे मालूम हो गया कि एक भुजा जो है कितने का हो गया 14 का, तो इस तरीके से जो वर्ग था इसका जो है एक भुजा 14 का, यानी कि ये सभी भुजा 14 14 का ही होगा। ठीक है, तो आपसे तीन तरफ से इसको बोला गया है कि तीन तरफ से इसको जो है रस्सी से गिन दीजिए, तो ये तीन तरफ से गिन दीजिए 14 14 28 28 और 14 42 मीटर लगेगा रस्सी। ठीक है, और एक तरफ आपको खुला रखना है, ये वाला आपको नहीं गिनना है, तो ये आपने नहीं गिना। तो बिल्कुल आपका राइट उत्तर कौन सा बनना, ऑप्शन नंबर सी। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, ये बहुत बेहतरीन प्रश्न है। यदि एक संख्या का 40% 184 है तो उसी संख्या का जो है 85% का मान जो है आपको निकालना है। अब बताइएगा ये प्रश्न आपका जो है उत्तर क्या होने वाला है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या होने वाला है बताने की कोशिश करेंगे। आपके पास समय बहुत कम है, 10 सेकेंड से अधिक समय इसको बनाने में नहीं लगने चाहिए। तो आ जाइए इसको सॉल्व करते हैं। बोला क्या गया है कि कोई संख्या है, तो संख्या हमको नहीं मालूम है, मान लेते हैं 100 संख्या है। ठीक है, इसका 40% निकालते हैं तो 40/100 हो जाएगा और निकालेंगे तो ये कितना आएगा 184 आ जाएगा, तो बट्टा 184, यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब जो है देखिए ये 4 के पहाड़े में इधर कट जाएगा, 4 चौका 16 और 2 बचा 4 छके 24, यानी x का वैल्यू निकालेंगे तो ये एक ठो जीरो नीचे बचा हुआ है, ये तिरछा तिरछे गुणा हो जाएगा 460 है, यानी कि जो है x मतलब क्या माने थे हम लोग वह संख्या, तो संख्या हमें कितना मिल गया 460, संख्या हमें पता चल गया कि 460 है। ठीक है, अब देखिए 460 तो संख्या है, परंतु संख्या हमसे नहीं पूछा है, ये पूछा है कि उस संख्या का जो है 85% मान निकालिए, तो 85% अब आपको निकालना पड़ेगा, तो 85/100 करना पड़ेगा। ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये 5 के पहाड़े में 2 मर्त में, ये 5 के पहाड़े में 17 मर्त में। ठीक है, ये 2 के पहाड़े में 23 मर्त में। अब क्या कीजिए 23 गुणे 17 कीजिए, 23 गुणे क्या करना है आपको 17, तो 17 की 51 के एक आएगा, अंत में इकाई का अंक एक आएगा। अब देखिए 17 दूना 34 और 5 34 5 कितना हो जाएगा 39, बिल्कुल आपका राइट उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये जो है आपके जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा और मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस तरीके की क्लास को डेली ही अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जो है लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, डेली ही फ्री में आपको ये क्लास प्रोवाइड किए जा रहे हैं।